जहाँ जहाँ पे भी वेक्टर्स के एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना है कि भाई मुझे कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, कहाँ पर मेरे को वेक्टर सम करना होता है, किस तरह से मुझे डायरेक्शंस देखनी होती हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज कुछ डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। तो जब आप किसी किताब से भी या बुक से भी आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप हमेशा क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को सोल्यूशन पे रखें। पहले खुद से कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन मुझसे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कोशिश करिए, और फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं होता तब आप उसके सोल्यूशन को देखिए। तो आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना होता है, 0, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना होता है, 0। तो यहाँ से मेरे पास प्रोजेक्शन कितनी आती है, 0। तो इसका मतलब इस वेक्टर का कुछ भी हिस्सा आप y एक्सिस के ऊपर ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब भी हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा जो भी पोजीशन उसकी होती है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट, और वो हमेशा किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होती है। जब भी हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। बहुत सारी टेंडेंसी होती है एज अ स्टूडेंट हमारी कि नहीं यार, मुझसे तो मुश्किल सवाल बनाना है, मुझे तो मुश्किल सवाल अगर मुझसे बन गया तो मेरी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है। बट उसमें एक जगह हम कभी भी नहीं सोचते कि मुश्किल सवाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसको करने में जो आपके एफर्ट जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं। उससे बेटर है कि पहले आप अपने बेसिक्स पे काम करिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आप अपने टारगेट तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, और अगर आप सीधा ही क्लाइंब करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर इनसाइड पॉलीगन पर, और जब उसके सेंटर पे आपके पास सब तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं तो वहाँ पर बाय पॉलीगन्स लॉ जो नेट आपके पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यालम पे। और आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर कि मैं वेक्टर्स के अंदर जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या जहाँ जहाँ वेक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अप्लाई होते हैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का टाइप हम करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने वेक्टर्स के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब इससे होगा क्या कि आप जहाँ जहाँ पे भी वेक्टर्स के एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना है कि भाई मुझे कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, कहाँ पर मेरे को वेक्टर सम करना होता है, किस तरह से मुझे डायरेक्शंस देखनी होती हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज कुछ डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है। अगर कुछ बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पहली वाली वीडियो है जिसमें मैंने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा है उसे ज़रूर देखें, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी और आप फिर इस वीडियो के साथ थोड़ा सा बेटर रिलेट कर पाएंगे। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जो बोलते हैं नहीं सर हमें तो वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सब आता है, हमें तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मेरा उस पर एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, और अगर आपसे तब वो क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखिए। और इसी तरीके से आप अपनी जो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्विंग की एबिलिटी है उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप किसी किताब से भी या बुक से भी आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप हमेशा क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को सोल्यूशन पे रखें। पहले खुद से कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन मुझसे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कोशिश करिए, और फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं होता तब आप उसके सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम आते हैं ज़रा वेक्टर्स के ऊपर और पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन वाई एक्सिस। तो मेरे पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4k कैप और उसकी प्रोजेक्शन मेरे को देखनी है ऑन वाई एक्सिस। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल है क्योंकि हमें पता है किसी भी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी एक दूसरे वेक्टर पे इज गिवन बाय द फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर।
जहां पर ए वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी आपको प्रोजेक्शन देखनी है और बी वेक्टर वो वेक्टर है जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्शन देखनी है। वाई एक्सिस का मतलब यहां पर होता है जे कैप, ठीक है। तो वेक्टर मेरे पास कितना है, मेरे पास वेक्टर है 3i कैप प्लस 4k कैप, तो 3i कैप प्लस 4k कैप। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो आई सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच विल बी 1, ठीक है। तो उसको मैं सीधा सीधा यहाँ पे 1 ही लिख लेता हूँ। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इस वेक्टर का जे कैप के साथ, तो मतलब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, तो आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना होता है 0 और के कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना होता है 0। तो यहाँ से मेरे पास प्रोजेक्शन कितनी आती है 0। तो इसका मतलब इस वेक्टर का कुछ भी हिस्सा आप y एक्सिस के ऊपर ब्रेक नहीं कर सकते, जिसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि इस वेक्टर का कुछ भी कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग नहीं है और किसी भी चीज का किसी भी एक दूसरी डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट तब नहीं होता जब वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि ये जो वेक्टर है ये आपके पास में y एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन 0। और जब भी आपके पास कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ठीक है। तो यहां पर हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को टच किया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो वो मतलब परपेंडिकुलर है, और अगर किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके पास उसका कोई भी हिस्सा उसके ऊपर लाई नहीं करता, तो मतलब अगेन परपेंडिकुलर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है position of a particle in a rectangular coordinate system is 3, 2, 5, then its position vector will be। तो जब भी हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा जो भी पोजीशन उसकी होती है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट, और वो हमेशा किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होती है। जब यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला गया है तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर, सिंपली आर वेक्टर, पॉइंट है 3 to 5 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो ये मेरे पास में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर सपोजली मुझे यहाँ पर कोई और पॉइंट भी दे दिया जाता, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, और फिर मुझे बोला जाता कि इस पॉइंट से इस पॉइंट 3, 2, 5 की का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो फिर वहां पर आप किस तरह से करते कि सपोजली उस पोजीशन वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर, तो वो ए वेक्टर कैसे होता 3 - 1 2i कैप, 2 - 2 0j कैप, 5 - 3 2k कैप। तो ये जो आपके पास में रिजल्ट निकल के आया है ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखना है कि जो भी आपको पॉइंट दिया है उसकी पोजीशन किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं। अगर ओरिजिन है तो फिर तो सीधा सीधा हो गया, बट अगर कोई दूसरा पॉइंट है तो फिर आपको वहां पे इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलिए आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और आपके पास क्वेश्चन है इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P 2, 3, 5 टू पॉइंट Q 3, 4, 5 इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगेन अब जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहां पर उसको आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं और वहां पर आप उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसी पर है कि आपका जो पॉइंट है वो है P विच इज 2, 3, 5, और जिस पॉइंट पर आप जा रहे हैं वो है Q विच इज 3, 4, 5। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जा रहे हैं तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी अगेन 3 - 2 i कैप, 4 - 3 j कैप, 5 - 5 0k कैप। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया i कैप प्लस j कैप। तो i कैप प्लस j कैप कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते तो इसका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा हमारे पास कितना आ जाता, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज हाउ मच, √2 यूनिट्स। ये मेरा इसका मैग्नीट्यूड आ जाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है
a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. Its vertical component can be okay. तो हमारे पास में एक फोर्स है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है हमें 5 न्यूटन. अब बोला गया है कि विद वर्टिकल इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो विद वर्टिकल इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री का मतलब कि हमारे पास जब भी कोई इस तरह से हमें एक वेक्टर दिया जाता है और वो कोई एंगल बना रहा होता है विद हॉरिजॉन्टल या फिर विद वर्टिकल, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें यहाँ पर क्या बनानी है, हमें यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस बनानी है. जहाँ पे y एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल और x एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल. अब ये जो फोर्स है ये 60 डिग्री बना रही है एंगल विद वर्टिकल. तो वर्टिकल के साथ अगर 60 डिग्री एंगल है, दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री. तो अब मुझसे जो पूछा है वो पूछा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब द कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस. तो अगर मैं 30 डिग्री के साथ करूं तो मुझे पता है कि एंगल के साथ वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और एंगल के सामने वाला हमेशा वर्टिकल होता है. तो मैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा cos 30 और यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ ये आ जाएगा आपके पास में sin 30. अगर आप 60 डिग्री एंगल के साथ लेते तो फिर y के लॉन्ग आपके पास आता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और x के लॉन्ग आपके पास आता वर्टिकल. बट जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी बिकॉज जब आप x के साथ ले रहे हो तो एंगल ले रहे हो 30 डिग्री और जब y के साथ ले रहे हो तो वहां पर एंगल क्या है 60 डिग्री. तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा. तो आप किसी भी एक्सिस के साथ अपने कंपोनेंट्स को ले सकते हैं. ठीक है. तो अब हमसे पूछा था ये, तो कितना हो गया sin 30 कितना होता है 1/2. तो बिल्कुल, तो f/2 और f कितना था 5. तो 5 था तो मेरे पास में 5/2 इज 2.5 न्यूटन. तो मेरा ऑप्शन आ गया 2.5 न्यूटन विच इज ऑप्शन डी. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे हमने वेक्टर्स को किस में ब्रेक कर लिया है, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है. तो यहाँ तक अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत बेसिक सवाल हैं. आपको बस उनको अप्लाई करना है और आपका आंसर सीधा सीधा आ रहा है. इस बेसिक से क्या होता है, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है. अदरवाइज कराने को तो हम भी स्ट्रेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, बट जब भी हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. बहुत सारी टेंडेंसी होती है एज अ स्टूडेंट हमारी कि नहीं यार मुझसे तो मुश्किल सवाल बनाना है, मुझे तो मुश्किल सवाल अगर मुझसे बन गया तो मेरी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है. बट उसमें एक जगह हम कभी भी नहीं सोचते कि मुश्किल सवाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसको करने में जो आपके एफर्ट जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं. उससे बेटर है कि पहले आप अपने बेसिक्स पे काम करिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आप अपने टारगेट तक डेफिनेटली पहुंचेंगे. और अगर आप सीधा ही क्लाइम करना चाहेंगे तो वहां पर आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. हो सकता है कि बाई चांस आपसे कोई मुश्किल क्वेश्चन पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में अटेम्प्ट में निकल गया, बट व्हाट इज़ द गारंटी कि वो हमेशा आपसे निकलेगा पहली बार में. तो जब तक आप इनफ प्रैक्टिस उसकी नहीं करेंगे तब तक आपके जो कॉन्फिडेंस है उतना आपको नहीं आएगा. तो इसीलिए हमेशा जब भी आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बेसिक्स को कि उसमें तो मुझसे दिक्कत हो ही नहीं सकती, मुझे बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे थोड़े से हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पर फिर आपको आपके गिरने के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं. सो आई होप आपको ये छोटी सी टिप ज़रूर काम आएगी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई करिए कि पहले आप हमेशा बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड देन यू मूव ऑन टू द मॉडरेट वन एंड देन यू मूव ऑन टू द डिफिकल्ट लेवल. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ए वेक्टर गिवन है आपको. तो ए वेक्टर गिवन है हमें विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर गिवन है हमें विच इज 7i कैप प्लस 24j कैप. The vector having the same magnitude as b and parallel to a vector is. तो अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर हो बट वो a वेक्टर के पैरेलल हो.
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जहाँ पे भी हम ये शब्द यूज करते हैं पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि डायरेक्शन सेम। और अगर हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करनी है तो हमें कौन से वेक्टर की बात करनी होती है? हमें बात करनी होती है यूनिट वेक्टर की। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो b के बराबर और डायरेक्शन a के बराबर, तो a का मैं क्या निकालूंगा? यूनिट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास a वेक्टर है विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, विच विल बी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये होता है 25 का रूट होता है 5। तो मेरे पास में जो यूनिट वेक्टर आ रहा है a का, वो कितना आ रहा है? 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5। तो ये मेरे पास में a वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब b का मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं। तो b का मैग्नीट्यूड हो गया है अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। दिस विल बी 49 प्लस 576 विच कम्स आउट टू बी रूट 6 to 5, और मुझे पता है रूट 6 to 5 होता है 25। तो अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है और उसकी डायरेक्शन आ गई है, तो वेक्टर क्या होगा? 25 टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5। 5 से 25 जा रहा है, 5 3 15, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 15i कैप प्लस 20j कैप, विच इज अगेन माई ऑप्शन D। तो अगर आपको कभी भी ये बोला जाए कि कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो समझ जाइए कि उनका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? वो सेम है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का हमें यहाँ पे क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड दी एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर टाइम्स कॉस थीटा। ये होती है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, अब a वेक्टर हमें गिवन है विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप। So this is 2i cap plus 3j cap. इसका डॉट प्रोडक्ट विद y एक्सिस का मतलब j cap. मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ j cap इज रूट ओवर 1 टाइम्स कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्व होके आता है, दिस इज i डॉट j 0, दिस इज 3, और यहाँ से आया रूट 13 टाइम्स कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास में? 3 ओवर रूट 13। सो दिस इज माई आंसर। अब देखते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं है। तो कॉस थीटा रूट 3 ओवर रूट 13, अरे ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि जो हमने आंसर निकाला है वो तो है ही नहीं। अरे इट इज़ कि हमने जो निकाला है वो कॉस थीटा निकाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को जो आंसर दिया हुआ है वो किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस्ड हो। तो अगर हमें चेक करना है तो साइन और टैन में एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और टैन में उन ऑप्शंस में से कोई एक आ रहा है। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 3 ओवर रूट 13। तो मैं अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, सो दिस इज माई 3, दिस इज रूट 13, तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास 2 आ गया, एंड दिस इज माई एंगल थीटा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू है 2 ओवर रूट 13। तो क्या साइन में रूट 13 कुछ ऐसी टर्म दी हुई है? नहीं दी हुई। तो अब मेरे पास क्या बचता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा कितना है? 2 ओवर 3। तो बिल्कुल, तो थीटा यहाँ से कितना आ गया? टैन इनवर्स 2 ओवर 3। तो ये मेरा ऑप्शन है बी। तो हमेशा सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद आप अपने ऑप्शंस को भी चेक करेंगे कि जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो नहीं गिवन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कोई और है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो गलत लगाया। नहीं, कभी भी आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है
तो एक ही चीज़ आप यूज़ करेंगे विच इज़ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant force will be। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी एक पॉइंट पर आपने हर तरफ से 500 इक्वल फोर्सेस लगाई हैं और वो जो फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करने का मतलब है कि वो सारी की सारी फोर्सेस या तो एक्स वाई प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है। तो डेफिनेटली वो सारी फोर्सेस हैं, यू कैन रिजॉल्व देम इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, अगर मेरा प्लेन एक्स वाई प्लेन है। तो मेरे पास में 5 फोर्सेस हैं और 10 न्यूटन की हैं और उन सब के बीच में एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो 5 फोर्सेस और उनके बीच में सब एंगल्स इक्वल, तो इसका मतलब अरेंजमेंट कुछ कैसा होगा कि मेरे पास ये पॉइंट है, ये एक फोर्स हो गई, ये एक फोर्स हो गई, उसके बाद में ये एक फोर्स हो गई, ये एक फोर्स है और ये फोर्स है। अब इस पॉइंट के अराउंड ये जो पूरा एंगल है कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर ये पूरा एंगल 360 डिग्री है तो इसको मेरे को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 हिस्सों में। तो 360 डिवाइड बाई 5 अगर मैं करूँगा तो दिस इज 360 बाई 5। तो 360 बाई 5 का मतलब हो गया आपके पास में कितना, 72। तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो आपके पास में कितना है, 72 डिग्रीज। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी इसको सोचें तो क्या मेरे पास में अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं बच्चों, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो क्या ये सारे पॉइंट्स आपके पास में एक तरह से पेंटागन पे नहीं लाई कर रहे, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन पे लाई कर रहे हैं बिल्कुल ये सारे की सारे आपके पास। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास ये जो हो गया, ये मैंने मान लिया आपके पास सेंटर ऑफ द पेंटागन और यहाँ से आपके पास इक्वल तरह से फोर्सेस लग रही हैं। तो जब आपने ये मान लिया है कि ये आपके पास पेंटागन है और इक्वल तरह से फोर्सेस लग रही हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स अगर आप रिजॉल्व करने जाएंगे तो इनके ये कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह से आप इस वाली फोर्स को भी रिजॉल्व करने जाएंगे तो इनके भी कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं वो सब आपके पास क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है, वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। अब अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं अगर, तो यहां पर अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये स्क्वायर होता तो मुझे पता है कि सेंटर से ये जो फोर्सेस हैं ये आपके पास में कैसी होती, ये फोर्सेस आपके पास ऑपोजिट होती, तो ये तो एज इट इज कैंसिल हो जाती। बट यहाँ पर आप नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर ये ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका सम करोगे तो ये सम आपके पास में 180 डिग्रीज नहीं आ रहा है, तो ये ऑपोजिट नहीं है, ये कुछ एंगल्स पर है। अब इस फोर्स और इस फोर्स का एक कॉम्पोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और इसी तरह से इस फोर्स और इस फोर्स का भी कॉम्पोनेंट आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर इनसाइड पॉलीगन पर, और जब उसके सेंटर पे आपके पास सब तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं, तो वहाँ पर बाय पॉलीगन्स लॉ जो नेट आपके पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो सारी की सारी फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे को फाइनली क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पर एंगल जो है 72 डिग्रीज है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा पॉलीगन्स लॉ, जो कि क्या बोलता है, जो कि बोलता है कि अगर कोई भी एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है
और उसके सेंटर पे आपके पास इक्वल फोर्सेस लग रही हैं हर तरफ से, तो वो सारी फोर्सेस एक दूसरे को हमेशा ही कैंसिल करेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए आपके पास में 0। और इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा वहाँ पर आती है जहाँ पर आपको इस तरह की सिमेट्री दी जाती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोजली ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के अरेंजमेंट्स आते हैं जहाँ पर मासेस या चार्जेस को हम वर्टिसेस पे रख देते हैं और बोलते हैं कि दीज आर प्लेस्ड ऑन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और ये सारे ही चार्जेस या मासेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। ठीक है, चार्जेस के लिए उनका साइन होना भी सेम है, मासेस के लिए तो बस मैग्नीट्यूड की। अगर इस तरह से रखे हैं तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सेंटर विल बी 0 एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर विल बी 0। चार्जेस के लिए बस याद रखना है कि उनके साइन भी सेम होने चाहिए। ठीक है, मासेस के लिए तो सिर्फ हम मास देखते हैं, बट बाकी चार्जेस के लिए हमें साइन देखने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो अब मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, उनका मुझे रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट का मुझे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिंपली हम सबसे पहले किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने का मतलब होता है दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना। तो ए वेक्टर विच इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर विच इज -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। तो मुझे यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो लेट मी ऐड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी 4i कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस 8k कैप। तो ये मेरे पास में सम, तो 4 minus 1 is 3, तो दिस इज 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ से मेरे पास में a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब मुझे इस वेक्टर का क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो उसको हम क्या करते हैं? बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो लेट अस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसका पूरे का सपोजली इसको मैं मान लेता हूँ कि दिस इज माई सी वेक्टर, तो सी कैप विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप ओवर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से दिस इज 9, दिस इज 36, दिस इज 4, तो 36 प्लस 13 इज रूट 49, रूट 49 इज 7। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/7 टाइम्स 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, विच इज माई ऑप्शन ए। ठीक है, नीचे रूट 49 आएगा, रूट 49 का रूट होता है 7। तो सिंपली बस एडिशन एंड जस्ट फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब है अगेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जब हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो अगेन हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। दिस इज माई वन वेक्टर, दिस इज माई अदर वेक्टर। अच्छा, मुझे डॉट प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, अगर आप देखें 3i कैप 4j कैप 5k कैप, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, तो ये क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब आपके पास ये कैसे वेक्टर्स हैं? कोइंसिडेंट, मतलब एक साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या एंगल है? 0। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, हमने बस क्वेश्चन को देखा, हमने थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करा और हमें पता लगा ये तो सेम ही वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में तो एंगल होगा 0। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ मैं इस तरह से लिख देता बी वेक्टर को, सपोजली लेट मी मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सॉरी 8 हो जाता है ये, और ये हो जाता है 10k कैप। तो अगर मेरे पास में मैं बी वेक्टर को लिखने जाता
तो बी वेक्टर को कैसे लिखता, 2 टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ पर दिस 2 इज अ कांस्टेंट, तो मैं बी वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो अगर आप किन्हीं भी दो एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस फॉर्म में, जहाँ पे उस वेक्टर को बस आपको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो दोनों वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, पैरेलल, और उनके बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन इंसर्टेड होता तो नेगेटिव साइन का मतलब एंटी पैरेलल, और उनके बीच में एंगल कितना आता, 180। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्रीज। ठीक है, विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो वो एक अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है, और वो जो आपके पास में एंगल है वो 30 डिग्री का है विद द वर्टिकल। ओके, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द रोड विल बी। तो ये अब जो सवाल है, ये सवाल इन्वॉल्व कर रहा है कुछ मोशन को भी, बट फिर ये वेक्टर्स में हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 30 डिग्री डायरेक्शन ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बिकॉज बोला क्या है कि जब खड़ा है अम्ब्रेला लेके तो रेन ड्रॉप्स 30 डिग्री पे हिट कर रही हैं, बट जब उसने भागना स्टार्ट कर दिया तो तब उसको सिर्फ वर्टिकली फील हो रही हैं रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो इसको ज़रा करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज माई मैन, ये मेरा मैन है सपोजली राइट नाउ। बेचारा आराम से अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है। लेट अस ड्रॉ द अम्ब्रेला। तो बेचारा सीधा साधा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है अम्ब्रेला लेके, एंड द रेन इज हिटिंग हिम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो 30 डिग्री वर्टिकल से रेन इसको हिट कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि जो रेन है वो इसको कुछ इस तरह से हिट कर रही है। यहाँ पे जो एंगल है आपके पास में, दिस विल बी योर एंगल। तो ये ऐसे भी मान सकते हैं, तो दिस विल बी योर एंगल 30 डिग्री, या दिस इज योर 30 डिग्री एंगल। तो इस तरह से आपके पास में जो रेन है वो इसको हिट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ये मैन जो है, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने भागना शुरू कर दिया और इसने अम्ब्रेला को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो अब दूसरी सिचुएशन जो है हमारे पास में वो ये है, दिस मैन हैज स्टार्टेड रनिंग और दिस मैन इज गोइंग विथ सम वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी हमें दी है क्या, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अरे ठीक ठाक स्पीड से भी भाग रहा है ये, बट अब क्या दिखता है वो कि जो रेन है वो आपके पास उसको कैसे हिट कर रही है, वो रेन उसको वर्टिकली हिट कर रही है। तो गजब है कि मतलब जब खड़ा था तो एंगल पर आ रही है, और जब भागना स्टार्ट कर दिया तो वर्टिकली हिट कर रही है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन की भी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास या कोई मैन या कोई कार आपके पास चलना स्टार्ट कर देती है, तो वहाँ पर फिर हमें हल्का सा रिलेटिव मोशन की टर्म्स में सोचना होता है। बिकॉज जब हम रिलेटिव मोशन की टर्म्स में सोचते हैं तो वहाँ पे मोशन हल्का सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब रेस्ट पर था तो एक तरह का मोशन है, और जैसे ही भागना स्टार्ट कर दिया तो फिर दूसरी तरह का मोशन है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखें अगर हम, तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ एक एंगल पर होती है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ का मतलब वेक्टर क्वांटिटी एक एंगल पर होती है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो अम्ब्रेला रेन की वेलोसिटी है, इसको मुझे क्या करने की ज़रूरत है, रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो दिस इज माई एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस है ही। तो अब रिजॉल्व करने जाऊँगा तो दिस इज माई एंगल 60 डिग्री। तो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा वी आर cos 60, और ये वाला नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट आएगा विच विल बी वी आर sin 60। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं वेलोसिटी ऑफ रेन को सिंपली लिख लेता हूँ, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विच इज़ वी आर cos 60 आई कैप प्लस वी आर
साइन 60 माइनस जे कैप। तो दिस इज वी आर ओवर 2 आई कैप माइनस वी आर √3 ओवर 2 जे कैप। यहाँ पे मैंने cos 60 और sin 60 की क्या कर दी है, वैल्यूज को लिख दिया है। अब उसने भागना स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखूंगा। तो ज़रा हम देखते हैं कि इक्वेशंस कैसी बनेंगी हमारी। तो अब मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर्स। अब मुझे बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पर किस तरह से दिखाई देती है, उसको वर्टिकली दिखाई देती है। तो वर्टिकली है तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और सिर्फ कौन सा डायरेक्शन है, माइनस जे कैप। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, माइनस जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मैंने लिखा हुआ है, विच इज वी आर बाई 2 आई कैप माइनस √3 वी आर बाई 2 जे कैप। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे पता है कि दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर इन दी एक्स डायरेक्शन, तो माइनस 10 आई कैप। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को क्वांटिटी दिख रही है आई कैप की, सॉरी राइट हैंड साइड पे मुझे क्वांटिटी दिख रही है आई कैप की, बट लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कोई भी क्वांटिटी नहीं दिख रही है आई कैप की। इसका मतलब मेरा अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना है तो जो आई कैप वाली क्वांटिटी है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो कैंसिल कर रही है तो ज़रा कैंसिल कर देते हैं इसको हम। तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन ओवर 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो रेन है वो आपके पास में कितनी स्पीड से गिर रही है, 20 किलोमीटर्स पर आवर। और आपसे पूछा भी क्या था, विद रिस्पेक्ट टू रोड। विद रिस्पेक्ट टू रोड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो की 20 आ रही है। और ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, विच इज माई बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमें एक पर्टिकुलर मोशन को एनालाइज करने को आया तो वहाँ पर हमने अपनी वेलोसिटीज को वेक्टर्स में रिजॉल्व किया, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वहाँ से वेक्टर्स की जो हमने चीज़ें सीखी हैं विच इज़ रिजॉल्विंग इनटू कंपोनेंट्स। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ वही डायरेक्शन के कंपोनेंट्स होने चाहिए, कोई और कंपोनेंट नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को हमने यूज़ करा और उससे हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो आपको यूज़ करनी होती है वेक्टर्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की इन दी चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर हम आगे बोल सकते हैं मोशन इन अ प्लेन में भी, जहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल वगैरह करते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही है जिसमें अगेन कुछ मोशन आया है, और वो देख सकते हैं कि एक रिवर है और रिवर जो है वो आपके पास फ्लो कर रही है। तो रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 meters per minute. A man on south bank of a river capable of swimming in still water wants to swim across the river in shortest time. ये मेरे पास में एक रिवर है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पास में रिवर है इट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो मेरे पास में जो रिवर है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो रिवर कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 5 meters per minute. So this is my velocity of river. तो ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है। अब वो बोल रहा है कि आपके पास एक मैन है, वो स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर। तो मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, तो मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। और पूछा गया है कि भाई वो आपके पास में स्विम कर सकता है 10 meter per minute। ठीक है जी, रिवर की फ्लो की स्पीड से भी तेज वो फ्लो मतलब स्विम कर सकता है। अब बोला गया है कि उसको जो रिवर है उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर अप करनी है। तो जब भी हमें इस तरह से बोला जाता है कि उसको रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर अप करना है, तो आप किसी भी चीज़ को जब शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करोगे तो कैसे कवर करोगे, आप हमेशा उस किस पे जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रैवल करोगे। ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी, आपकी कोशिश रहेगी कि यार मैं तो आप रिवर को जब पार करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे।
तो जो भी आप जितनी भी स्पीड से आप मैक्सिमम स्विम कर सकते हो उसी स्पीड से आप रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करने की कोशिश करोगे। हाँ, अगर कोई बंदा ऑन द ग्राउंड खड़ा है तो वो आपको ऐसे जाते हुए नहीं दिखाई देगा, वो मतलब आपको ऐसे जाते हुए नहीं दिखाई देगा, उसको कैसे जाते हुए दिखाई देगा, ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, बिकॉज वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम तो कर रहा है बट रिवर भी तो उसको धक्का दे रही है। तो ग्राउंड से जब आप देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, बट जब आप उस मैन की जो स्विम कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो सिर्फ आपको कैसे जाते हुए दिखाई देगा, मतलब उसको कैसा लगेगा कि मैं सीधा जा रहा हूँ। तो जब भी शॉर्टेस्ट टाइम में किसी भी आदमी को रिवर को क्रॉस करना है तो उसकी जो कोशिश होती है वो क्या होती है, वो सीधा जाने की कोशिश होती है। तो इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया। और अगर आपसे पूछा जाता कि क्रॉस करने के बाद वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक आपके पास में इस तरफ है, एक वेलोसिटी आपके पास इस तरफ है, तो इनका रिजल्ट कुछ इस तरफ, और उस रिजल्ट के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर सम की, वेक्टर्स के डायरेक्शन की, उन सब की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है, जो बोला गया है कि भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दीजिए जहाँ पर जो बंदा है वो 120 डिग्री के एंगल पर स्विम कर रहा है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो अगेन हम क्या करेंगे, आपके पास रिवर बनाई। अब इन सारे क्वेश्चंस को मैं वेक्टर्स में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्शंस इन्वॉल्व है और जो दूसरी चीज़ है वो वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी के एंगल पर होती है तो वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्ट्रीम इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, तो कुछ रिवर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे फ्लो कर रही है और वो इस रिवर फ्लो के साथ क्या कर रहा है, 120 डिग्री के एंगल पर स्विम कर रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड द एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, अब वो क्या विश करता है, वो विश करता है कि भाई चाह क्या है उसकी चाह है सीधा पहुंचना है। तो हमें पता है कि इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट है वो कहाँ पर होगा, वो कहाँ होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए ऐसे। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का सम ऐसा होना, मतलब रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, दिस एंगल ओवर हियर इज 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि इसका मतलब आपका जो पर्सन है वो परपेंडिकुलर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री पे अगर जाएगा तो वो कहीं कुछ उम्मीद कर सकता है एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने की। तो अब आपसे जो पूछा है, बट अगर उसको पहुंचना है तो ये कितना होना चाहिए, तो अगेन हमें समझ में आता है कि इन दोनों का रिजल्ट अगर इधर चाहिए तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है मैन की उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा विच विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन sin 30, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा विच इज वेलोसिटी ऑफ मैन cos 30। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर चाहिए तो ये वाली चीज़ और ये वाली जो वेलोसिटीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इनको कैंसिल करा देते हैं, तो इनको आपस में कैंसिल कराते हैं। तो ज़रा देखते हैं कैंसिल होते हुए क्या। तो Vm sin 30 शुड बी इक्वल्स टू Vr, तो Vm sin 30 शुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब Vm कितना है, 0.5 sin 30, तो 0.5 sin 30 is 1/2 equals to velocity of river. So velocity of river will be equals to how much, 0.25 meters per second. So this is your option C. तो इस तरह से यहाँ पर हमने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा यूटिलाइज कर लिया है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग। ठीक है, और ऑपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, टू फोर्सेस आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर। तो अब इस सवाल में बोला गया है दो आपके पास में फोर्सेस हैं,
ठीक है, जिनका जो मैग्नीट्यूड का सम है वो 18 है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, जिसमें इन दोनों फोर्सेस के जब मैग्नीट्यूड को मैं ऐड करूँगा तो वो मेरे पास कितना है 18। अच्छा, एक और चीज़ बोला गया, उनका रिजल्टेंट जो है 12 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट 12 न्यूटन का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच 12, जहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो स्मॉलर फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं मान लेता हूं कि स्मॉलर फोर्स जो मेरे पास में है वो कौन सी है, फोर्स F1 है। तो दिस इज माय स्मॉलर फोर्स F1। अब जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर रिजल्टेंट इस फोर्स के परपेंडिकुलर है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कुछ इस तरह से कि दिस इज माय FR। ओके, अब ये एक फोर्स है, ये रिजल्टेंट है, तो दूसरी फोर्स जो होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हमें पता है ट्राइंगल, वो पैरेललोग्राम वाला जो लॉ है वो क्या कहता है कि आपके पास ये कोई दूसरी फोर्स होनी चाहिए F2, तभी इस पैरेललोग्राम का ये एक क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी इस क्वेश्चन के फोर्सेस की, जहां पर इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है सिर्फ और सिर्फ कितना है 12, एंड दिस इज माय एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो एक रिजल्ट है जो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निकाला था, विच इज़ द एंगल जो एक रिजल्टेंट बनाता है विद वन ऑफ द वेक्टर्स। और वो क्या है, वो होता है आपके पास में, अगर हम उसको देखें तो हमने वहाँ पर ये एक वेक्टर लिया था A, ये एक वेक्टर लिया था B, और ये मेरे पास में वेक्टर था C, एंड दिस वाज माय एंगल अल्फा। तो ये जो एंगल अल्फा होता है, इस वेक्टर B को मैं इस तरह से भी बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। तो दिस इज माय पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो B वेक्टर है बस अब इधर इस तरफ है, तो यहाँ पर भी अगर मैं बनाना चाहूँ इसको तो इस तरह से इसको पैरेललोग्राम में बना सकता हूँ। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये अल्फा है, तो tan अल्फा का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, वो निकाला था B sin थीटा ओवर A प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें पता है ये तो 90 डिग्री है, तो दिस इज tan 90। B यहाँ पर है F2, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है बट नहीं पता तो साइन थीटा ही लिखेंगे। A यहाँ पर है F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब जब भी हम tan 90 की बात करते हैं तो tan 90 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, और जब भी कोई चीज़ नॉट डिफाइंड होती है तो उसका मतलब है कि द डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर ये नॉट डिफाइंड है तो डिनोमिनेटर हैज़ टू बी ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशनशिप आता है विच इज़ F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो यहाँ से F2 cos थीटा मेरे पास कितना आ गया है, यहाँ से F2 cos थीटा आ गया है मेरे पास में माइनस F1। अब ज़रा ये जो इक्वेशन है इसमें मुझे F2 cos थीटा दिख रहा है, इसमें मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। और ये सवाल आप देख सकते हैं कि दिस इज़ प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपको ट्राइंगल लॉ के जो रिजल्ट है उसको यूज़ करना पड़ रहा है, एंड कुछ हमें इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम को यूज़ करके निकालनी पड़ रही है। ओके, ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में ज़रा पुट करता हूँ। तो व्हाट आई गेट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1, F2 cos थीटा तो मेरे पास कितना हो गया है माइनस F1, तो प्लस 2F1 टाइम्स माइनस F1 इक्वल्स टू कितना 12। तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी मेरे पास यहाँ से F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू हाउ मच 12। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो व्हाट विल हैव इज F2 माइनस F1 स्क्वायर्स इक्वल्स टू 144। अच्छा,
अब क्या यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपको दिख रही है जो मैं लगा सकता हूँ, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा देते हैं। तो लगाएंगे तो वील हैव F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1 इक्वल्स टू हाउ मच 144, और F2 प्लस F1 हमें गिवन है विच इज हाउ मच 18। तो मैं ज़रा वैल्यू डालता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, F2 माइनस F1 विल बी 144 ओवर 18। क्या ये कैंसिल होता है? बिल्कुल कैंसिल होता है। दिस इज 2 सा, दिस इज 1 सा, 6 सा, 8 सा। सो मेरे पास F2 माइनस F1 इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 8, और मेरे पास में F1 प्लस F2 वॉज हाउ मच 18। तो F2 प्लस F1 इज हाउ मच 18। ऐड करेंगे तो व्हाट विल गेट, हमें यहाँ से F2 की वैल्यू आएगी, और वो F2 की वैल्यू आएगी आपके पास में हाउ मच 13। तो F2 इज 13, और यहाँ से F1 कितना आ गया, F1 इज 5। तो ये कुछ हमारे पास में फोर्सेस की वैल्यूज आ रही हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। बिल्कुल हैं, 13 एंड 5। सो दिस इज माय आंसर। सो ये जो क्वेश्चन था ये प्योरली आपके पास बेस्ड था ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, और वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब आप इसको रेट कर सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पर मॉडरेट, बिकॉज थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए, बिकॉज 2 फॉर्मूलेज यूज हो रहे थे, ट्राइंगल लॉ एंड जो एंगल रिजल्टेंट बनाता है विद अ गिवन वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमें कुछ दिया हुआ है कि 3 कोप्लेनर फोर्सेस। अगेन कोप्लेनर का मतलब होता है कि वो फोर्सेस जो हैं वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिस पर सेम प्लेन में फोर्सेस लग रही हैं। तो उसका मतलब अगर ये मेरा प्लेन है तो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, तो इसी प्लेन के अंदर है। तो वहाँ पर उन फोर्सेस को मैं उनके कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करके आराम से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ कॉम्पोनेंट्स कैंसिल भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 3 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10। तो मुझे यहाँ पर बोला गया है 10 न्यूटन। सो दिस इज माय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, दिस इज माय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हो सकता है आपको वाइट बैकग्राउंड की वजह से नज़र ना आ रहा हो। तो दिस इज 10 न्यूटन। ये है यहाँ पर आपके पास में फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। दिस इज एंगल अल्फा, यहाँ पर 60 डिग्रीज एंगल है। ये 25 न्यूटन की फोर्स है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। दिस इज 30 डिग्रीज एंगल। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह का आपका फिगर दे दिया गया है, और ये बोला गया है कि ये सारी फोर्सेस कोप्लेनर मतलब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो मुझे पूछा क्या गया है, गिवन द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, फाइंड अल्फा। तो एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का एडिशन क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। जहाँ पर एक मेरा जो कंपोनेंट है 10 न्यूटन का वो आएगा 10 कॉस अल्फा, और जो 25 न्यूटन का आएगा वो आएगा 25 कॉस 60। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा विच विल बी 20 कॉस 30। तो मुझे अब क्या बोला गया है, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास में कितनी है, वो आपके पास में है 0 है। तो ये सारे जो आपके पास में फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो जरा कर देते हैं कैंसिल। 10 कॉस अल्फा प्लस 25 cos 60, 25 cos 60 is 1/2, और ये इस तरफ है तो माइनस 20 cos 30, 20 cos 30 is cos 30 is √3/2 equals to 0। तो अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो दिस विल बी 10 cos अल्फा प्लस 25/2 विल बी इक्वल्स टू 10√3। तो 10 cos अल्फा will be equals to 10√3 minus 25/2। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कट कर देते हैं। तो दिस इज 2 cos अल्फा 2√3 minus 5/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ cos अल्फा एज
थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो विद द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा एज 4√3 माइनस 5/4। अब ये वैल्यू क्या आएगी, ये तो हमें कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यूज हमें नहीं पता है। बट समवॉट हमसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो हमारे पास ये तो हमने एक पार्ट कर लिया, बट रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी बची? रिजल्टेंट फोर्स बचेगी जो आपके पास में वाई डायरेक्शन वाली होंगी, बट उसमें हमें इस अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी? इस 10 न्यूटन का 10 साइन अल्फा, इस 25 का यहाँ पर होगा 25 साइन 60, और इस 20 का प्लस 20 साइन 30। तो अब अगर मैं रिजल्ट फोर्स लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए मेरे को पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई को सॉल्व करना पड़ेगा, और जिस भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है उस डायरेक्शन में मेरी रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, उस डायरेक्शन में मेरी रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो अगर हम सॉल्व करें इसको अब, तो लेट अस सॉल्व इट। तो सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट इज 10 साइन अल्फा प्लस 20 साइन 30 माइनस 25 साइन 60। तो दिस इज 10 साइन अल्फा प्लस 20/2 माइनस 25√3/2। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ पे हमें साइन अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो अगर हम निकालना चाहें तो हम थोड़ा सा हमें टेन लेना पड़ेगा, विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट इज साइन अल्फा। तो थोड़ी सी वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, तो दिस विल बी 1 माइनस 4√3 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। सो लेट मी सॉल्व इट। दिस विल बी 16 माइनस 4, 16 3 48 माइनस 25 प्लस दिस इज 40√3 ओवर 16। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यूल सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज और आपको वैल्यूज पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा अजीब सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बिकॉज हमें कुछ फोर्सेस इस तरह की दी गई हैं। अब अगर उसने बोला कि गिवन इंस्टेड अल्फा इज 45 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस। तो एक तो था कि जिसमें उसने बोल दिया कि भैया हमारा जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो 0 है, तो वहां से हमने अल्फा निकाला और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। अब उसने बोल दिया कि अल्फा 45 है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालिए और उसकी डायरेक्शन बताइए। तो ये वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने आपके सामने फिगर बना ली है, बिकॉज अब यहाँ पर हमें जो कंडीशन दे दी गई है वो 45 डिग्री की दे दी गई है, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालनी। तो मैं फटाफट से इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कंपोनेंट आएगा मेरे पास में कितना, दिस विल बी 10 cos 45 आई कैप प्लस 25 cos 60 आई कैप, और यहाँ पर आएगा 10 sin 45 जे कैप, यहाँ पे आएगा 25 sin 30 माइनस जे कैप, और इसी तरह से मैं इस फोर्स को भी रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो दिस इज 20 cos 30 माइनस आई कैप एंड दिस इज 20 sin 30 जे कैप। तो अब ये जो सारी फोर्सेस हैं, हमें इन सारी फोर्सेस को बस क्या करना है, एक साथ लिख देना है। तो मैं नेट अगर लिखने जाऊं तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 10 cos 45 10/√2 आई कैप, cos 60 is 1/2 तो 25/2 आई कैप माइनस 20√3/2 आई कैप। ये मेरा हो गया x कॉम्पोनेंट। इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, y कॉम्पोनेंट, तो विच विल बी 10/√2 j कैप प्लस 20/2 j कैप माइनस 25√3/2
जे कैप। अब मुझे कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो जो वैल्यूज़ है वो हमें कुछ इस तरह की दी गई हैं जिनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज 10/√2 25। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अगर, सो मेरे पास में कितना आएगा, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं तो दिस विल बी, एलसीएम विल बी 2, सो दिस विल बी 10√2 आई कैप प्लस 25 आई कैप माइनस 20√3 आई कैप प्लस, अगेन मैं एलसीएम लूंगा फॉर योर वाई कॉम्पोनेंट, तो उसका भी एलसीएम 2 होगा। सो दिस विल बी 10√2 जे कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 25√3 जे कैप। तो इस तरह से फॉर्म में लिखने से थोड़ा सा हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। 10√2 मुझे पता है 10 टाइम्स 4 1.414, तो इस तरह से आप वैल्यूज डालेंगे, वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। और जब आपका रिजल्ट आता है इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट, जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी डायरेक्शन, और जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, tan थीटा विच विल बी y कॉम्पोनेंट्स या y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट। तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा y ओवर ये पूरा की पूरा x, और इस y ओवर x का जो कॉम्पोनेंट की बात कर रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं कि आप मैग्नीट्यूड्स की बात कर लेंगे। यहां से आप देख लेंगे कि ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो सिंप्लीफाई करके अगर हम देखें तो 10√2 विल बी 14। अगर हम थोड़ा सा भी अजम्पशन लेके चले तो दिस विल बी 14, ये तो 20 है ही। दिस इज √3 विच इज 1.7, 1.7 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 1.7, तो 7 5 जो 35, 17 5 2 5 12, तो दिस इज 42.5। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास में जो जे कैप है वो क्या आ रहा है, आपके पास में नेगेटिव आ रहा है। और जब आप इस तरह से ऊपर आई कैप की बात करेंगे तो आई कैप में आपको दिखाई देगा कि जो आई कैप वाला जो पोर्शन है वो आपके पास में पॉजिटिव आ रहा है। तो आई कैप तो पॉजिटिव और जे कैप नेगेटिव, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास में कुछ इस तरह से ही होगा, जहाँ पे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ अगर फर्दर, तो दिस इज 14 14 एंड 42.5, तो -8.5 ओवर 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 + 14 इज 39 एंड दिस इज 34.5, तो दिस इज ओवर 5/2। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो y कॉम्पोनेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है और जो x कॉम्पोनेंट है वो थोड़ा कम है, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास में y की तरफ होगा एंड दिस विल बी माय रिजल्टेंट। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट हमेशा उसी की तरफ टिल्टेड होता है, उसी की तरफ होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगी और हमें ये भी पता लग जाएगा कि किस तरफ वो लाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता और इस पर इस तरह से फोर्सेस और ये एंगल पे लग रही होती तो वो डेफिनेटली कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चंस थे आज हमने जो डिस्कस करे हैं ऑन वेक्टर्स, जहाँ पे मैंने कोशिश करी कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वेक्टर्स के, चाहे वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स हो, सम ऑफ वेक्टर्स हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स हो, डॉट प्रोडक्ट हो, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स हो, किस तरह के अलग अलग चैप्टर्स के अंदर उनकी एप्लीकेशंस आती है, तो कुछ हिस्सा मैंने उसका डिस्कशन करने का मतलब यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है।
आई होप कि आपको वेक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े समझ में आए हों, और आपको अगर वो कॉन्सेप्ट्स आते भी थे तो इस वीडियो से आपने कुछ क्वेश्चंस किए वेक्टर्स के प्रैक्टिस, जिससे कि आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने में आसानी हो गई एंड आपके जो कोर कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो गई। तो इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ और वीडियोस बनाता रहूँगा। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगे, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या फिर जो कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।